नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गुलशन सिंह आप सभी का एग्जाम टॉपर के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए मैथ्स के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं। ये क्वेश्चंस आपके आने वाले हर पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे, चाहे आप एसएससी जीडी दे रहे हो, यूपीएसआई या फिर किसी भी पेपर के लिए आप तैयारी कर रहे हो। अगर उसमें मैथ पूछा जाता है तो उसके लिए ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। दोस्तों, ये हमारा तीसरा वीडियो होगा। इससे भी पहले मैंने 2 वीडियो दिए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके उसे जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। हम लेते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। देखते हैं हमारे पास पहला प्रश्न क्या है। ये रहा हमारा पहला प्रश्न। क्या पूछा गया इसमें? दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 50% अधिक है, दूसरी संख्या और पहली संख्या का अनुपात बताएं। देखिए, सवाल इंपॉर्टेंट भी है और काफी इजी भी है। कई बार ये पूछा गया है, एसएससी जीडी में भी पूछा गया है, रेलवे ग्रुप डी में भी ये कई बार सवाल पूछा गया है। इस सवाल में करना क्या होता है, देखिए क्या दे रखा है। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 25% और 50% अधिक है। तीनों संख्याओं के बारे में हमको कुछ नहीं दिया है। हमको मान लेंगे जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, तीन संख्या है। इसमें क्या करेंगे हम, क्या कहा गया है, पहला और दूसरा किसी तीसरी संख्या से 25% और 50% अधिक है। हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ तीसरे संख्या को 100 मान लेंगे। 100 मान रहे हैं। 100 से क्या होगा, परसेंटेज निकालना काफी आसान हो जाएगा। जैसे क्या कहा गया है, पहली संख्या कितना अधिक है, 25% अधिक है। तो आपको पता है 100 का 25% कितना होगा, 100 का 25% 25 होगा। तो जो हमारा पहला संख्या है तीसरे संख्या से 25% अधिक है। मतलब अगर ये 100 है तो हमारा पहला संख्या क्या होगा, पहला संख्या हमारा 125 हो जाएगा। अब क्या कहा गया है, अब दूसरा संख्या जो है तीसरे संख्या से 50 अधिक है। तीसरे संख्या से कितना अधिक है, 50% अधिक है। तो हमने कितना माना है, हमने अपने तीसरे संख्या को 100 माना है। मतलब 100 से 50% अधिक है तो कितना अधिक हो जाएगा, 100 से 50 अधिक हो जाएगा, क्योंकि 100 का 50% 50 होगा। तो दूसरा संख्या कितना हो जाएगा, दूसरा संख्या हमारा हो जाएगा 150। ये रहा हमारा पहला, दूसरा और तीसरा संख्या हमारा निकल गया। कितना निकला, 125, 150 और 100। अब इसको आप चेक भी कर सकते हैं। क्या दिया हुआ है, दो संख्या है तीसरी संख्या से 25% और 50% अधिक है। चेक कर लीजिए ये दोनों संख्या है, क्या इससे 25% और 50% अधिक है? तो बिल्कुल है। ये 100 से 25 अधिक है तो 25% अधिक हो गया। ये 50 अधिक है तो 50% अधिक हो गया। अब देखिए, अब यहां से कुछ भी पूछेगा हम निकाल सकते हैं। क्या पूछा गया है, दूसरी संख्या और पहली संख्या का अनुपात पूछा गया है। दूसरी संख्या हमारा क्या आया है, दूसरी संख्या हमारा आया है 150। पहला संख्या क्या है, पहला संख्या हमारा 125। तो हमसे इसका अनुपात पूछा गया है, 150 और 125 का अनुपात पूछा गया है। बिल्कुल ही इजी है। ये आपका 25 से कट जाएगा, 150 भी और 125 भी। 25 से ये कटेगा 6 बार में और ये कटेगा आपका 5 बार में। तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, 6:5। 6 अनुपात किस में दे रखा है, 6 अनुपात हमारा दे रखा है ऑप्शन ए में। ये रहा हमारा आंसर। बिल्कुल इजी सवाल था। आप अभी भी अगर देखेंगे तो कई बार ये सवाल पूछा गया है आपके जीडी के पेपर में। ग्रुप डी का भी आप लोग पेपर उठा के देख सकते हैं, उसमें भी ये सवाल कई बार पूछा गया है। चलिए हम अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। और हमारा अगला सवाल क्या है, एक रेलगाड़ी 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है और इसकी लंबाई 180 मीटर है। रेलगाड़ी द्वारा एक खंबे को पार करने में लगने वाला समय ज्ञात करें। पूछा गया है रेलगाड़ी एक खंबे को कितने देर में पार कर देगी। देखिए, रेलगाड़ी एक खंबे को कब पार करेगी, मान लीजिए ये कोई खंबा है, ठीक, ये एक रेलगाड़ी है। अगर इसको इस खंबे को पार करना है तो इसको जो अपनी लंबाई है, जो रेलगाड़ी की लंबाई है, उसको पार करना होगा। मान लीजिए ये इंजन है, ये इस खंबे को पार करेगा तो सिर्फ इंजन के पार करने से नहीं होगा, पूरा का पूरा जब ट्रेन अपने आप को पार कर देगी, मतलब जब इस पोजीशन से ये इस पोजीशन में चली जाएगी, अपनी पूरी लंबाई को जब ट्रेन पार कर देगा, तब माना जाएगा कि ये ट्रेन ने इस खंबे को पार कर दिया।
मतलब कितना डिस्टेंस इसको ट्रेवल करना होगा, इसको अपने लंबाई, जितनी इसकी लंबाई है इसको उतना डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा। इसकी लंबाई कितनी दे रखी है, इसकी लंबाई दे रखी है 180 मीटर। 180 मीटर इसकी लंबाई दे रखी है, मतलब अगर ये 180 मीटर चलेगी तो ये इस खंबे को पार कर देगी। तो हमारे पास क्या निकल गया, दूरी निकल गया। कितना दूरी इसको चलना है, इसको चलना है 180 मीटर। 180 मीटर चलना है। स्पीड हमारे पास दे रखा है 108 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन जो स्पीड है किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे। तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, जैसे दे रखा है 108 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर लेंगे। क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए जो भी स्पीड दे रखा है किलोमीटर प्रति घंटा में, उसको 5/18 से गुणा कर लेंगे, तो वो आपका मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। देखिए क्या होगा, 18 से कट जाएगा, 18 पचे 90, 18 छके 108, 6 बार में कट जाएगा, 6 पंजे 30, मतलब ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी, 30 मीटर पर सेकेंड। स्पीड दे रखा है 30 मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस आपको दे रखा है 180 मीटर चलना है। तो आपको अब बताना है कि कितना समय लगेगा। अगर 180 मीटर की डिस्टेंस को 30 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से हम तय करें तो कितना समय लगेगा। आपको पता होगा कि जो समय होता है, समय बराबर दूरी बट्टे में चाल, दूरी बट्टे में चाल, मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देंगे तो हमारा टाइम निकल जाएगा। डिस्टेंस है 180 मीटर, स्पीड क्या है 30 मीटर पर सेकेंड। इसको आप काट लेंगे, 0 से 0 और 3 छक्के 18, मतलब 6 सेकंड का समय लगेगा। 6 सेकंड का समय लगेगा ट्रेन को एक खंबे को पार, ट्रेन एक खंबे को पार करने में 6 सेकंड का समय लेगी। ट्रेन का लंबाई दे रखा था, स्पीड भी दे रखा था। स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा दिया था, इसको मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे, क्योंकि जो डिस्टेंस था ये मीटर में था और जो यहाँ पे टाइम भी था तो मीटर सेकंड में आ रहा था, तो इसको हम पहले मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे। उसके बाद बिल्कुल इजी हो जाएगा, डिस्टेंस होगा, स्पीड होगा, तो हम टाइम बिल्कुल इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। जी हाँ, देखिए ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, तेल के मूल्य में 50% की वृद्धि होती है, यदि व्यय केवल 20% से बढ़ता है तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी होगी। देखिए सवाल बिल्कुल इजी है, आपने देखा होगा कई बार ये पूछा जाएगा, लेकिन पेपर में पूछा जाता है तो इसको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर आपने किया है तब तो आप कर लेंगे, अगर आपने नहीं किया है तब आप इसमें फंस जाएंगे। इतना इजी भी नहीं है, लेकिन अभी मैं आपको एक बिल्कुल ही इजी तरीका बताऊंगा जिससे आप इसको मुश्किल से 30 सेकंड में भी सॉल्व कर देंगे। देखिए क्या क्या कहा गया है, तेल के मूल्य कितने बढ़ रहे हैं, 50%। कुछ नहीं दिया हुआ है, हम मान लेंगे तेल का मूल्य कितना है, 100%, 100 है, 100 रुपए है मान लेंगे। परसेंटेज के सवाल में क्या करना है, आपको अगर कहीं कुछ वैल्यू नहीं दिया है, उसमें बढ़ाया गया है घटाया गया है, आप क्या करेंगे 100 मान लेंगे। 100 मान लेंगे तो बढ़ाना घटाना आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। 100 मान लीजिए कितना था, मान लीजिए तेल था 100 रुपए लीटर था, तेल आपको मिल रहा था 100 रुपया। उसके बाद क्या हुआ, 50% वृद्धि हो गया। तो पहले कितना था, मान लीजिए पहले था 100 रुपए लीटर, पहले था, सॉरी, पहले था आपका 100, अब बाद में कितना हो गया बढ़ के 50%, जब इसमें बढ़ा तो तेल का दाम हो गया आपका 150। ठीक है, क्या माने हैं हम, 100 रुपया माने हैं, पहले 100 रुपया था, 50% बढ़ गया तो कितना हो जाएगा 150 रुपया। अब क्या कहा गया है कि यदि व्यय केवल 20% से बढ़ता है तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी होगी। 100 रुपया था, 150 रुपया, 50% दाम बढ़ा है, लेकिन आप खर्च सिर्फ 20 रुपया बढ़ा रहे हैं, तो आपको कटौती तो करनी ही पड़ेगी। देखिए अब मान लीजिए कि आप 100 रुपया खर्च भी कर रहे थे, ऐसा मान के चलिए कि हम 100 रुपया खर्च भी कर रहे थे, 100 रुपया लीटर तेल था, 100 रुपया हम खर्च कर रहे थे, मतलब कहीं ना कहीं 1 लीटर ले रहे थे। अब क्या हुआ कि अब हम चाह रहे हैं चलो 20 रुपया बढ़ा देंगे,
तो हम अब क्या करेंगे, अपना खर्च जो है 20 रुपया बढ़ा लेंगे। तो अब हम कितना खर्च करेंगे, 120 रुपया अब हम खर्च कर रहे हैं, 120 रुपया। लेकिन तेल का दाम हो कितना गया है, तेल का दाम हो गया आपका 150 रुपया। तो पहले की जैसे आप 100 रुपया था, 100 रुपया खर्च करके 1 लीटर ले रहे थे, यहां आपको देखने से भी पता चल रहा होगा कि अब आपको उतना नहीं मिलेगा जितना पहले मिल रहा था। अब यहाँ आपको सामान कम मिलेगा, तेल आपको कम मिलेगा। अब हमें बस इतना बताना है कि कितना कम मिलेगा। अब जो कब अब पूछा गया है कितना आपको खपत में कितने प्रतिशत की कमी होगी, तो जितना कम मिल रहा है उतना हमको कमी करना पड़ेगा। जब हम पैसा ज्यादा खर्च नहीं करेंगे तो हमें सामान में ही कटौती करना पड़ेगा। तो बस इतना बता दीजिए कि कितना अब कम मिलेगा, वही हो जाएगा कितने प्रतिशत की आपको कमी कर रही है। देखिए इसको करते क्या है, मान लीजिए 120 है, 120 रुपये आप खर्च कर रहे हैं, लेकिन दाम है 150, मतलब आपको 30 रुपए का सामान कम मिलेगा। कितना, 30 रुपए का सामान कम मिलेगा। और कितने का सामान है, सामान आपका 150 का है, सामान आपका 150 का है, 30 रुपए का सामान कम मिलेगा, या फिर कहिए कि 30 रुपए का सामान की मतलब आपको अब कमी करनी होगी। तो अब प्रतिशत में पूछ रहा है, प्रतिशत में कितना प्रतिशत कमी करना पड़ेगा, बस इसी का हम प्रतिशत निकाल देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि प्रतिशत में हमें कितना कमी करना है। तो देख लीजिए जो 30 है, 150 का कितना प्रतिशत होगा, 30/150 गुणे 100, 0 से 0 काट दीजिए, 3 पंजे 15 और 5 20 जा 100, मतलब आपको 20% की कमी करनी होगी। जो आप खपत कर रहे हैं अब आपको उससे 20% कम खपत करना होगा, तभी जाके आपका खर्च चल पाएगा। और इसका एक और भी तरीका होता है, अगर मान लीजिए ये लग रहा होगा नहीं, ये अगर किसी को लग रहा होगा कि ये समझ में नहीं आ रहा है कैसे हुआ है, ये कैसे हम 30 150 इसी पे निकाल दिए, आपको मैं एक नॉर्मल सा चीज एकदम बेसिक से समझा देता हूं, इसमें वो भी आप लोग समझ जाइए, लेकिन आपको यूज यही करना है। आप बस क्या करिएगा, एक बार मैं आपको समझा दे रहा हूं ये कैसे लग रहा है, आप यही करिएगा। बस कितना हो रहा है यहाँ आप देख लीजिएगा, 30 रुपए का कमी करना पड़ रहा है, और कितने का हो गया है, दाम बढ़ के 150 रुपया हो गया, तो 30/150 करके प्रतिशत निकाल लीजिएगा। इतना ही करिएगा। लेकिन मैं बता दे रहा हूं, अगर किसी को समझ में ना आया हो तो कैसे ये हो रहा है और क्या हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए 150 रुपया किलो कोई सामान हो गया, ठीक, आप 120 रुपया लेके गए हैं सामान खरीदने, आपको कितना सामान मिलेगा सोच के बताइए। 150 रुपया किलो कोई सामान है, आप सिर्फ 120 रुपया लेके गए हैं, कितना आपको सामान मिलेगा। आप यहाँ देखेंगे 150 रुपया सामान है, 120 रुपया लेके गए हैं, तो आपको बस 800 ग्राम ही वो सामान मिलेगा। ठीक है, अगर आप बाजार बाजार जाते होंगे सामान खरीदते होंगे तो आपको हिसाब किताब पता होगा। 150 रुपया किलो कोई चीज है, हम सिर्फ 120 रुपया ही लेके गए हैं, तो 120 रुपये में कितना मिलेगा, बस 800 ग्राम सामान मिलेगा। ठीक, कितना कम मिल रहा है, तो आप देखेंगे यहाँ पे हमको 200 ग्राम सामान कम मिल रहा है, 200 ग्राम सामान कम मिल रहा है। अब मान लीजिए पहले आप 100 कुछ पैसा लेके जाते थे, 1 किलो खरीद के लाते थे, अब आप अपना खर्च बढ़ाए भी हैं, लेकिन दाम ही इतना बढ़ गया है कि सिर्फ 800 ग्राम ही सामान मिल रहा है। तो आपके सामान में कितनी की कमी आई, 200 ग्राम की। कितने पे कमी आई, तो पहले हम 1000 ग्राम ले रहे थे, अब हमको 200 ग्राम कम मिल रहा है। तो 200 ग्राम की जो कमी आई है ये आपके 1000 ग्राम पे आई है। 200 ग्राम की कमी किस पे आई है, 1000 ग्राम पे आई है। तो पूछा जाएगा कितने प्रतिशत की कमी आई है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप चाहें तो प्रतिशत भी निकाल लीजिए गुणे 100 करके, कोई दिक्कत नहीं है, काट लीजिएगा, 0 ही काटना है, कुछ ज्यादा करना नहीं है। तो आप यहाँ देखेंगे 20% आ रहा है, मतलब आपको 20% सामान जो मिल रहा था पहले से अब 20% सामान कम मिल रहा है। और यही पूछा गया है कितने की कमी करनी होगी, तो आपको 20% सामान कम मिल रहा है, तो आपको 20% की कमी अब करनी ही होगी। इसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं। देखिए यहां से भी जो हमने किया इतना हमको करने की जरूरत नहीं है, हम बस यहीं से कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, 30 का डिफरेंस है बट्टे 150 गुणे 100 करके प्रतिशत निकाल लेंगे, यहीं से निकल जाएगा। ये बस आपको समझाने के लिए था कि देखिए ये चीज कैसे यहाँ पे काम कर रहा है।
दोनों चीज सेम है। आपको बस पेपर में ये करना होगा, बिल्कुल ही इजी, एकदम 25 से 30 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। 100, 150, 100, 120 और डिफरेंस देख के परसेंटेज निकाल दीजिए तो आपको पता चल जाएगा। इस तरह के सवाल मैं और भी लेके आऊंगा, बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप इसको 20 से 25 सेकंड में इजीली सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। राम और श्याम मिलकर एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। सॉरी, रामा है। रामा और श्याम एक मिलकर एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। रामा श्याम से दोगुना तेज काम करता है। फिर हरि अकेला, ओ सॉरी, यहाँ हरि लिख दिया गया है, यहाँ श्याम होगा। श्याम अकेले यह काम कितने दिन में पूरा कर सकता है। देखिए क्या दे रखा है, दो लोग हैं रामा और श्याम, कितने दिन में काम पूरा कर रहे हैं, 15 दिन में काम पूरा कर रहे हैं। और क्या दिया हुआ है, रामा श्याम से दोगुना तेज काम कर रहा है। देखिए इसको कैसे करेंगे। मान लीजिए एक रामा है, रामा है, राम कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। एक क्या है, श्याम। दो लोग हैं, इसमें क्या दिया हुआ है कि रामा श्याम से दोगुना तेज काम कर रहा है। मतलब जैसे इसको कैसे हम समझ रहे सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये पेन है, अगर श्याम एक दिन में एक पेन बनाता है, श्याम अगर एक दिन में एक पेन बनाता है तो राम कितना बनाएगा, राम एक दिन में दो पेन बनाएगा, क्योंकि यहां दे रखा है राम श्याम से दोगुना तेज काम करता है। मतलब अगर जितने देर में ये एक बनाएगा उतने देर में श्याम, जितने देर में एक बनाएगा राम उतने देर में दो बना देगा। और यही चीज यहाँ पे दिया हुआ है। और ये जैसे निकल गया इनका एफिशिएंसी, मतलब क्षमता निकल गया, इनकी क्षमता क्या है, ये जितने देर में एक कर रहा है उतने देर में ये दो कर दे रहा है, या फिर कहिए जितने देर में ये एक सामान बना रहा है उतने देर में ये दो बना दे रहा है। और क्या दिया हुआ था इसमें, इस लाइन में देखिए क्या दिया हुआ था, दोनों मिलकर एक काम को 15 दिन में पूरा कर रहे हैं। काम नहीं पता है क्या काम था, कितना काम था, लेकिन यहाँ पे हमको दिख रहा है अगर मान लिए एक दिन में कोई एक कलम बनाता है और एक दिन में कोई दो कलम बनाता है, दोनों लोग साथ मिलके 15 दिन में कुछ कलम बना देते हैं। अगर आपसे ऐसा कहा जाए कि मान लीजिए, देखिए क्या कहा है, शाम एक दिन में एक कलम बना रहा है, राम एक दिन में दो कलम बना रहा है, और दोनों मिलके 15 दिन में कुछ काम खत्म कर दे रहे हैं। तो यहां से हम बिल्कुल इजीली निकाल सकते हैं कि अगर दो लोग काम कर रहे हैं, दो एक मतलब एक दिन में ये लोग तीन बना रहे होंगे, तीन कलम, मान लीजिए कलम ही बना रहे हैं, तीन बना रहे होंगे, या फिर यूनिट में भी कुछ लोग मानते हैं कि 3 यूनिट काम कर रहे होंगे, कुछ भी मान सकते हैं, मान लीजिए 3 यूनिट ही काम कर रहे हैं। तो 15 दिन में इन्होंने कितना काम किया होगा, 15 दिन में इन्होंने गुणे 15 कर लेंगे तो इन्होंने 15 यूनिट काम किया होगा, या फिर कुछ भी आप इनसे बनवा लीजिएगा आप अपने सुविधा के अनुसार। सॉरी, 15 दिन में इन्होंने 45 यूनिट काम किया होगा, ठीक। या फिर आप कुछ बनवा रहे हैं, मान लीजिए पेन बनवा रहे हैं, तो 15 दिन में इन्होंने 45 यूनिट पेन बनाया होगा। तो इससे क्या पता चल गया, इससे हमें पता चल गया कि पूरा काम हमारे पास कितना था, पूरा हम काम हमारे पास कितना था, 45 यूनिट काम था। 45 यूनिट काम था जो राम और श्याम दोनों मिलके कर रहे थे। अब पूछ रहा है श्याम अकेला यह काम कितने दिन में करेगा। यहां देखिए श्याम एक दिन में कितना काम कर रहा था, एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा था, और काम कितना कर रहा है, 45 यूनिट काम कर रहा है। तो 45 यूनिट काम करने में उसको कितना दिन लगेगा, अगर कोई एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है तो उसको 45 यूनिट काम करने में 45 दिन का समय लगेगा, ठीक है। ये तरीका था। इसमें हमने किया क्या, क्या दिया हुआ था, इनका क्षमता दिया हुआ था, दे रखा था कि श्याम राम श्याम से दोगुना काम करता है। तो हमने क्या किया, हमने एज्यूम कर लिया कि चलो अगर राम एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है तो श्याम 2 यूनिट करेगा। और ये दिया हुआ था कि दोनों मिलके किसी काम को 15 दिन में खत्म कर दे रहे हैं। तो हमें काम के बारे में नहीं पता था कितना काम है, लेकिन ये चीज हम जान रहे थे कि अगर एक दिन में कोई 2 यूनिट कर रहा है, कोई 1 यूनिट कर रहा है, और दोनों मिलके करेंगे तो एक दिन में 3 यूनिट काम करेंगे। और 15 दिन में ये लोग काम खत्म कर रहे हैं, मतलब 15 गुणे 3 45 यूनिट काम होगा, या फिर 45 यूनिट काम किए होंगे ये लोग 15 दिन में। फिर से पूछा है कि श्याम कितने दिन में अकेले यह काम कर देगा। तो श्याम क्या दे रखा था, एक दिन में श्याम 1 यूनिट काम करता है, तो ये 45 दिन में 45 यूनिट काम कर देगा। बिल्कुल इजी सवाल था, बस इसमें ये क्षमता वाला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। अगर ये आप लोग समझ गए हैं तो बिल्कुल आसानी से और भी कोई भी सवाल कर देंगे।
चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? एक कक्षा में 40 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है। जब शिक्षक की आयु इसमें शामिल किया जाता है तो औसत 1 से बढ़ जाता है। औसत का सवाल है, बिल्कुल इजी सवाल है, कुछ नहीं करना है। देखिए 40 छात्रों का औसत आयु कितना दे रखा है? 12 वर्ष। मतलब उनके आयु का योग क्या हो जाएगा? अगर देखेंगे आयु का योग, आयु का योग कितना हो जाएगा? आयु का योग हो जाएगा, कितने हैं? 40 छात्र हैं, 40 छात्र हैं, इनकी औसत आयु कितनी वर्ष है? 12 वर्ष है। तो 40 गुणे 12, इनके जो 40 बच्चे हैं, 40 बच्चों के आयु का योग हो जाएगा 40 गुणे 12, मतलब 12 चौक 48, 480 वर्ष। इनके आयु का योग हो जाएगा 480 वर्ष। ठीक है, ये चीज हो गया। अगले लाइन में क्या दे रखा है? जब शिक्षक की आयु इसमें शामिल किया जाता है तो औसत 1 से बढ़ जाता है। अब मान लीजिए इसमें एक शिक्षक भी शामिल हो जाएगा, तो शिक्षक शामिल हो जाएगा तो कितने लोग हो जाएंगे? अब इसमें आयु का योग जो होगा शिक्षक के साथ, शिक्षक जो शिक्षक दे रखे हैं वो प्लस जो 40 बच्चे हैं, 40 बच्चे, इनके आयु का जो योग होगा, इनके आयु का जो योग होगा, अब ये कितना हो जाएगा? देखिए 40 बच्चे थे, एक शिक्षक जुड़ गए, तो टोटल कितने लोग हो गए? टोटल हो गए 41 लोग, 41 लोग हो गए। और क्या दे रखा है? औसत 1 से बढ़ जाएगा। औसत कितना था? 12, 1 से बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? अब हो जाएगा 13। अब क्या हो जाएगा? 13। तो इनके शिक्षक और बच्चों दोनों का मिला के दोनों लोगों के आयु का योग कितना हो जाएगा? अब दोनों लोगों के आयु का, पूरे 40 बच्चे और एक शिक्षक, मतलब 41 लोगों के आयु का योग कितना हो जाएगा? 41 गुणे 13 कर लेंगे तो इनके आयु का योग आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 533। आप गुणा करके भी देख सकते हैं, बिल्कुल इजी है गुणा करना। कैसे गुणा करते हैं? 41 13 दिया हुआ है, आपको एक 2 डिजिट का गुणा करना मैं सिखा देता हूं यहीं पे। इसको गुणा कर लीजिए, 1 और 3 को ऐसे गुणा कर लीजिए, 3 एकम में 3। ठीक है, अब क्या करिए? ऐसे और ऐसे गुणा कर लीजिए, 4 तिहाई 12, ठीक, 1 एकम में 1, ऐसे ऐसे गुणा कर लीजिए, 4 तिहाई 12, 1 एकम में 1, और 12 और 1 को जोड़ लीजिए, 12 1 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। 13 का यहाँ पे सिर्फ 3 लिख दीजिए, और एक जो कैरी बचेगा उसको ले लेंगे। अब क्या करेंगे? इसको इसमें गुणा करेंगे, 4 एकम में 4, एक जो इधर बचा हुआ था इसको दे देंगे, कितना हो जाएगा? 5, 533। 2 अंकों का गुणा होगा, तो इसको आप इस मेथड से इजीली कर लेंगे। आगे भी और इस पे मैं सवाल कराता रहूंगा, गुणा भी कराता रहूंगा, जिससे आप ये तरीका सीख जाएंगे। 533। आगे अगर अभी आपको ये नहीं समझ में आया होगा तो आप नॉर्मल तरीके से गुणा कर लीजिएगा, 533 आएगा। आने वाले वीडियोस में मैं आपको ये सब सिखा दूंगा। ठीक है, अब क्या पूछा है? शिक्षक की आयु कितनी है? देखिए 40 बच्चों की आयु कितनी थी? 40 बच्चों की आयु जब जोड़े तो 480 वर्ष हो रहा था, लेकिन जब इसमें शिक्षक को भी जोड़ दिए तब इनका आयु कितना हो गया? 40 बच्चे प्लस एक शिक्षक का आयु हो गया 533 वर्ष। तो अब कितना बढ़ा? अब शिक्षक के जुड़ने से इनके आयु में कितने का परिवर्तन हुआ, या फिर आयु कितना बढ़ा? तो जब हम 533 में से 480 घटाएंगे, 533 में से 480 घटाएंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि शिक्षक का आयु कितना था। 3, 13 में से 8 गया 5, 53 वर्ष। आप लोग ये कर लीजिएगा, माइनस माइनस वैसे मैं कर दिया, कुछ करना नहीं है। 53 वर्ष होगा शिक्षक का आयु, यही हमसे पूछा गया था। आयु शिक्षक का कितना है? 53 वर्ष। क्या किए हैं? 12 वर्ष था 40 बच्चों का आयु, तो 12 गुणे 40 कर दिए, तो इनका योग पता चल गया, योग पता चल गया। योग कितना था? 480। अब इसमें एक टीचर जुड़ जाती हैं तो कितने लोग हो जाते हैं? कुल 41 लोग हो जाते हैं। और इनका औसत आयु कितना हो जाता है? 12 से बढ़ के 1 वर्ष बढ़ जाता है तो 13 हो जाता है। तो 41 गुणे 13 किए तो कितना आया? 533। अब 40 बच्चों का उम्र था 480, एक टीचर के जुड़ जाने से हो जा रहा था 533। तो जो ये बढ़ा है किसकी वजह से बढ़ा है? ये जो आयु बढ़ा है, आयु का योग, ये उस टीचर के शामिल होने की वजह से बढ़ा है। तो टीचर का आयु हम इजिली माइनस करके निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा? 53 वर्ष। ये एक तरीका था
एक तरीका अब आपको और बता देता हूँ। ये थोड़ा सा आपको फोकस करना होगा, थोड़ा सा समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और भी क्वेश्चन हम कराएंगे तो ये चीज क्लियर हो जाएगा। और ये चीज मतलब बस आप देख के भी बता सकते हैं कि कितना आयु होगा। इसमें क्या करते हैं, जैसे देखिए क्या दे रखा है, 40 वर्ष, 40 छात्रों का आयु कितना दिया था, 12 वर्ष। ठीक, 12 वर्ष था 40 छात्रों का आयु। 40 छात्रों का आयु कितना था, 12 वर्ष। अब क्या हुआ, एक टीचर को शामिल किया गया, तो एक टीचर के शामिल करने से औसत आयु में क्या बदलाव आया, औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गया, मतलब 12 से बढ़ के औसत आयु 13 हो गया। अब देखिए, अब यहां पे थोड़ा आपको सोचना होगा, क्या हो रहा है, एक टीचर के आने से औसत में कितना बदलाव आया है, 1 वर्ष का। इसका मतलब क्या है कि टीचर का आयु इतना होगा कि वो 40 जो बच्चे हैं, इसका आयु तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे 13 वर्ष होगा ही होगा, इसके अलावा इसका आयु इतना होगा कि वो 40 बच्चों के आयु में समझ लीजिए एक एक बढ़ा दे रहा है। अगर आप औसत पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, जैसे मान लीजिए कितना भी क्वांटिटी है, 10 है, 20 है, 50 है, कितना भी है, अगर सब में हम एक नंबर को प्लस कर दे, किसी एक नंबर को सब में प्लस कर दे, तो उसमें क्या होता है, जो औसत होता है उसके औसत में जो नंबर प्लस किए हैं उतना ही का बदलाव आता है। जैसे मान लीजिए आपके पास 10 नंबर दे रखा होगा, 1 2 3 4 5, कितना भी नंबर दे रखा हो, इसका औसत कुछ भी दो, जैसे मान लीजिए इसका औसत x हो। अब आपसे कहे कि सब जितने भी नंबर है सब में एक प्लस कर दीजिए, मान लीजिए इसमें एक जोड़ दीजिए, इसमें भी एक, इसमें भी एक, सब में एक जोड़ दीजिए, जितने भी नंबर है, उसके बाद औसत कितना होगा, तो उसके बाद जो औसत में बदलाव आता है, जो ये नंबर हम जोड़ते हैं, अगर एक ही नंबर सब में जोड़ रहे हैं तो जो ये नंबर जोड़े होते हैं वही बदलाव आता है। जैसे मान लीजिए यहाँ एक जोड़े थे, तो यहाँ भी क्या बदलाव आएगा, यहाँ भी एक का बदलाव आएगा। ठीक, उसी हिसाब से अगर हम इधर देखें तो इधर क्या हो रहा है, इधर भी इनकी औसत आयु एक से बढ़ जा रही है, एक से बढ़ जा रही है। मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं आप ऐसे सोच सकते हैं कि सब जितने भी बच्चे हैं सब में समझ लीजिए कि एक 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 एक, एक कहीं ना कहीं जुड़ गया। ठीक, जुड़ कैसे गया, इसी टीचर की ही आयु इतनी होगी कि इसका एक एक सब में हम डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए 13 वर्ष तो होगी ही होगी, अब इतनी ज्यादा होगी कि ये 40 बच्चों की आयु को भी एक एक वर्ष बढ़ा दे रही होगी। तो कितना हो जाएगा, मान लीजिए 13 तो होगा ही होगा, क्योंकि 13, अब जो औसत नया औसत आएगा वो 13 हो जाएगा, तो 13 तो होना ही है। लेकिन इसके आने से इधर भी एक एक वर्ष सब में बढ़ जा रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, जितने बच्चे थे उतने में 40, जैसे 40 बच्चे थे तो 40 और प्लस में 13, 40 प्लस में 13 कितना हो जाएगा, 53 वर्ष। थोड़ा सा ये आप लोग को कंफ्यूजिंग लग सकता है, हल्का सा कंफ्यूजिंग है, अगर आप ये कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी बताया उसको नहीं जानते हैं कि कैसे ये किसी चीज को बढ़ाने या घटाने से औसत में बदलाव आता है, उसकी वजह से थोड़ा सा आपको ये मुश्किल लग सकता है। लेकिन आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है, अभी हम इसको और भी क्वेश्चन लाएंगे, उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये, उससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर इससे कंफ्यूजिंग लग रहा है तो आप पहले वाले मेथड से भी कर सकते हैं, उससे भी हो सकता है। वैसे ये आपको आने वाले कुछ दिनों में हम सिखाई देंगे, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या दे रखा है, 15,000 रुपए की राशि पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच 96 रुपए का अंतर है, तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी। देखिए इससे पहले एक वीडियो मैंने पढ़ाया था, इससे पहले जो वीडियो कराया था उसमें मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, उसी फॉर्मूले को से ये भी सवाल हो जाएगा। उसमें हमें अंतर बताना था, इसमें अंतर दिया हुआ है और रेट बताना है, दर बताना है। फॉर्मूला क्या था, जो 2 वर्षों का एसआई और सीआई का अंतर जो निकालते हैं उसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं पी गुणे आर स्क्वायर बट्टे में 100 का स्क्वायर। इस फॉर्मूले को यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं, 2 वर्षों का एसआई और सीआई का अंतर आपसे पूछ दे तो इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। पी यहाँ पे होता है मूलधन, आर होता है दर, और 100 तो जो 100 है वही है। आगे देखिए क्या करना है, पी हमको 15,000 दे रखा है तो पी के जगह पे हम 15,000 लिख देंगे, गुणे आर हमको नहीं पता है, आर ही हमको निकालना है, चलिए आर स्क्वायर को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, बट्टे में 100 का स्क्वायर। ठीक, ये क्या आता है, ये आता है एसआई और सीआई, 2 वर्ष का सीआई एसआई का अंतर, सीआई एसआई मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और
साधारण ब्याज का अंतर आएगा 2 वर्षों का। तो यहाँ पे कितना, यहाँ पे हमको क्वेश्चन में दे रखा है 96, तो यहाँ पे हम इसको 96 के बराबर कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा आर आराम से निकल जाएगा। देखिए ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएगा, 5 दूना 10 और 5 तिहाई 15। ठीक, अब आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 96, 2 भाग में है उधर ले जाए गुणा कर दीजिए 2, ये 3 यहाँ पे गुणा में है नीचे जाएगा भाग में आ जाएगा तो यहाँ 3, इससे काट लीजिए 3 तिहाई 9, 3 दूना 6। आर स्क्वायर कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा आपका 64। आपको पता होगा 64 जो है ये 8 का स्क्वायर है, तो आर हमारा कितना हो जाएगा, कैसे करते हैं स्क्वायर हटाने के लिए इधर हम अंडर रूट लगा देते हैं, स्क्वायर जब हटाते हैं तो इधर अंडर रूट लगा देते हैं। तो आर कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा ये 64 जो होता है 8 का स्क्वायर होता है, तो आर बराबर 8 हो जाएगा, 8%। आर बराबर कितना हो जाएगा 8%। ये रहा हमारा सी ऑप्शन में दे रखा है 8%। इस सवाल में कुछ नहीं करना होता है, फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। पी गुणे आर स्क्वायर बट्टे 100 का स्क्वायर, पी दिया हुआ था आर नहीं पता था, उसके बाद इसको बराबर कर लेंगे 96 के, इस क्या आता है, इससे अंतर आता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का। इसको करते ही हमारा आंसर आ गया 8%। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल हमारा क्या है। प्रवाह की दिशा में किसी नौका की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और प्रवाह के विपरीत 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्थिर पानी में 24 किलोमीटर चाल के लिए नौका द्वारा लिया जाने वाला समय क्या है। नौका वाला सवाल है, पेपर में आपने देखा होगा कई बार ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं नौका की चाल, मान लीजिए नौका की चाल मान लेते हैं। नौका की चाल कितनी है, नौका की चाल हम मान लेते हैं x, नौका की चाल मान लीजिए x, और जो धारा है नदी में जो धारा बह रही है इसकी चाल हम मान लेंगे y। ठीक है, अब देखिए, अब आप देखे होंगे जब जैसे नदी में जैसे पानी बहता है उस डायरेक्शन में अगर आप तैरते हैं या फिर नाव चलाएंगे तो ऑटोमेटिक उसका स्पीड बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि जो आपकी नाव की चाल है वो तो है ही, साथ साथ जो पानी की चाल है वो भी उसमें जुड़ जाती है, कहीं ना कहीं वो चीज़ भी आपको सपोर्ट करने लगती है। या फिर आप देखे होंगे कभी बहुत तेज आंधी बह रहा हो, उसमें आप अगर जैसे मान लीजिए जिस इधर आंधी बह रहा है अगर उधर की तरफ जाएंगे आप, तो आप जितना तेज चलते हैं ऑटोमेटिक आपका स्पीड बढ़ जाता है, क्योंकि हवा भी आपका साथ देता है उधर चलने में। सेम चीज पानी में भी होता है। पानी में क्या होता है, जिस दिशा में पानी चल रहा है आप अगर उस दिशा में चल रहे हैं तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी पानी की वजह से, और अगर आप उसके विपरीत चल रहे हैं, विपरीत चलने की कोशिश कर रहे हैं तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिक घट जाएगी। देखे होंगे कभी आंधी बह रहा हो, इधर से आंधी बह रहा है, आप भागेंगे तो आप उतना तेज नहीं भाग पाएंगे। क्यों नहीं भाग पाएंगे, क्योंकि सामने से जो हवा आ रहा है, या फिर पानी में तैर रहे हैं तो जो आपके अपोजिट पानी आ रहा है वो आपको रोकेगा। तो इसमें क्या होता है, जब आप पानी में चलेंगे, जैसे अगर मान लीजिए जिस दिशा में नदी बह रहा है, प्रवाह की जो दिशा है, प्रवाह की दिशा कह लीजिए या फिर धारा की दिशा कह लीजिए, अगर आप उसी दिशा में चल रहे हैं जिस दिशा में धारा बह रही है, अगर आप उसी दिशा में चल रहे हैं तब क्या होगा, आपका स्पीड बढ़ जाएगा। और कितना बढ़ जाएगा, जैसे मान लीजिए शांत जल में मान लीजिए आपकी नाव चल रही है एक्स की स्पीड से, ठीक, अगर नदी की स्पीड वाई है तो इसमें क्या होगा, जब आप धारा की दिशा में चलेंगे तो आपका स्पीड जो हो जाएगा एक्स प्लस वाई हो जाएगा, जुड़ जाएगा आपका स्पीड एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अच्छा, और धारा के जब विपरीत चलेंगे, धारा के जब आप विपरीत चलेंगे तब क्या होगा, तब आपका स्पीड घट जाएगा, घट के कितना हो जाएगा, घट के आपका हो जाएगा एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई मतलब जो आपकी स्पीड थी वो, उसमें से जो धारा की स्पीड है उसको हम घटा लेंगे तो उसके विपरीत दिशा का भी आपका स्पीड पता चल जाएगा। अब देखिए इसमें क्या दे रखा है, धारा की दिशा में नौका की चाल दे रखा है 12 किलोमीटर, मतलब ये वाला चीज जो हम x प्लस वाई कह रहे हैं इसको हमको दे रखा है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के विपरीत, प्रवाह के विपरीत दे रखा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये वाला जो चीज है इसको दे रखा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपसे पूछा है शांत जल में, स्थिर जल पानी में 24 किलोमीटर चलने के लिए नौका द्वारा लिया जाने वाला समय पूछा गया है। 24 किलोमीटर चलना है, उतने दूर में नौका कितना समय लेगी। तो यहाँ देखिए, यहाँ से हम क्या करेंगे, इस दोनों को अगर जोड़ लेंगे
एक्स प्लस वाई, इन दोनों इक्वेशन को मान लीजिए, अगर ये इक्वेशन हमारा 1 है, ये 2 है, इनको हम जोड़ लेंगे तो हमको यहाँ से x पता चल जाएगा। देखिए कैसे जोड़ेंगे। जैसे मान लीजिए x प्लस वाई दे रखा है, ठीक, इसमें हम ये वाला टर्म जोड़ लेंगे, प्लस एक्स माइनस वाई, ये जुड़ जाएगा। ठीक है, इधर देखिए 12 प्लस 8 ये आपस में जुड़ जाएगा। माइनस वाई से ये प्लस वाई कट जाएगा, क्या बच जाएगा, x प्लस एक्स मतलब 2x। 2x बराबर कितना हो जाएगा, 20। ठीक, x बराबर कितना हो जाएगा, 2 यहाँ ला के काट देंगे तो x बराबर आ जाएगा हमारा 10। 10 मतलब 10 किलोमीटर प्रति घंटा। x हम क्या माने थे, नौका की चाल। नौका की चाल कितनी थी, x कितना आ गया, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, पूछा क्या है, 24 किलोमीटर चलना है शांत जल में। शांत जल में मतलब क्या, एकदम बिल्कुल जल रुका हुआ है, जल की वजह से ना आपका स्पीड बढ़ रहा है ना घट रहा है। तो आपका जो नौका का स्पीड होगा, अब आप वो उसी स्पीड से चलेंगे। कितना चलना है, 24 किलोमीटर। मतलब आपको 24 किलोमीटर चलना है, स्पीड अब आपका कितना हो गया, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपसे पूछ रहा है कितना समय लगेगा, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए तो पता चलेगा 2.4 घंटा। घंटे, ये 2.4 घंटा आपको समय लगेगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कुछ नहीं था, बस आपको ये चीज पता होना चाहिए कि जब आप धारा की दिशा में चलेंगे तब क्या होगा, और धारा के विपरीत चलेंगे तब क्या होगा। एक साइड आपका स्पीड बढ़ जाएगा, धारा की जो स्पीड है वो भी प्लस हो जाएगी, और जब अपोजिट चलेंगे तो वो माइनस हो जाएगी। इसको करके सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल इजीली निकल जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या है। देखिए, दो पाइप ए और बी क्रमशः 12 मिनट और 15 मिनट में एक टैंक भर सकते हैं। जब एक आउटलेट पाइप सी भी खोला जाता है तो तीन पाइप एक साथ टैंक को 10 मिनट में भर सकते हैं। सी अकेला कितने मिनट में पूरा टैंक खाली कर सकता है। बिल्कुल आसान सवाल है, कुछ नहीं करना है। देखिए क्या करना है, इसमें मैं बता रहा हूं। मान लीजिए क्या दे रखा है, एक पाइप है ए, कितने देर में भर रहा है, 12 मिनट में। दूसरा पाइप क्या है, बी, कितने देर में भर रहा है, 15 मिनट में। अब तीसरा कंडीशन क्या दे रखा है, एक तीसरा पाइप सी भी है, और ये पाइप जो है आउटलेट पाइप है, मतलब ये पानी को निकाल रहा है, ये टंकी से पानी को निकाल रहा है। अब इन तीनों को एक साथ खोल रहे हैं, तब जाके 10 मिनट में पानी भर रहा है। देखिए इस चीज को कैसे दिखाएंगे, मान लीजिए ए भी खुला हुआ है, ए पानी दे रहा है, बी भी पाइप खुला हुआ है, बी भी पानी दे रहा है, लेकिन सी आउटलेट पाइप है, सी क्या कर रहा है, पानी को निकाल रहा है। तो हम अपने समझने के लिए इसको मैं यहाँ पे माइनस सी से लिख दूंगा। माइनस सी से लिखने का फायदा ये होगा कि एक तरह से मैं ये समझ पाऊंगा कि हाँ ये आउटलेट पाइप है, ये पानी दे नहीं रहा है, ये पानी निकाल रहा है। ठीक, अब ये जब तीनों एक साथ खोले जाते हैं तो 10 मिनट का समय लगता है पूरे टंकी को भरने में। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, आपको पता होगा कि इसमें हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम निकाल लेंगे 12, 15 और 10 का। तो 12, 15, 10 का एलसीएम आ जाएगा 60। ठीक, अब ये क्या आ जाएगा, ये समझ लीजिए एक तरह से हमारे टैंक का कैपेसिटी आ गया। मान लीजिए टैंक का कैपेसिटी हमारा 60 यूनिट हो गया। 60 यूनिट का टैंक है हमारा, 12 मिनट में भर रहा है। ये जो हमारा नल है 12 मिनट में 60 यूनिट का टैंक भर दे रहा है, मतलब 1 मिनट में ये कहीं ना कहीं 5 यूनिट पानी दे रहा होगा। जब 60 को 12 से भाग करेंगे तो पता चल जाएगा कि अगर 12 मिनट में 60 यूनिट पानी दे रहा है तो 1 मिनट में 5 यूनिट पानी दे रहा होगा। अच्छा, वैसे ही देखेंगे बी कितने देर में भर रहा है, बी भर रहा है 15 मिनट में। 15 मिनट में अगर 60 यूनिट पानी दे रहा है तो 1 मिनट में कितना देगा, 1 मिनट में 4 यूनिट पानी देगा। अच्छा, जब तीनों खुले हुए हैं तब आप देख रहे हैं 10 मिनट में भर रहा है। 10 मिनट में भर रहा है मतलब तीनों मिलके 6 यूनिट पानी टंकी में डाल रहे हैं। ठीक, अच्छा अब आप देखेंगे कि जब ए और बी, सिर्फ ए और बी ही हम खोलते हैं, सिर्फ ए और बी, तो ए और बी ही सिर्फ खोल देंगे तो 1 मिनट में आप देखेंगे कि 9 यूनिट पानी इसमें जाएगा। ठीक, ए और बी ही सिर्फ खुला हो तो 1 मिनट में 9 यूनिट पानी जा रहा है टैंक में। ठीक, लेकिन तीनों खुला हुआ है ए बी सी, तो ए बी और सी खुला है तब जाके 9 यूनिट से कम 6 यूनिट ही पानी जा रहा है। अब ये 6 यूनिट ही पानी क्यों जा रहा है टैंक में, इसका रीजन है ये जो पाइप सी है। ये जो पाइप सी है क्या कर रहा है, ये कुछ पानी निकाल दे रहा है।
यहाँ हमको नहीं पता था कितना पानी निकाल रहा है, कितने देर में निकाल रहा है, लेकिन जब यहाँ देखेंगे कि ये दोनों मिलके 9 यूनिट पानी दे रहे हैं लेकिन पानी 6 ही यूनिट बच रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 9 - 6, मतलब या फिर जो आप यहाँ बनाए हैं यहाँ भी रख सकते हैं, a+b कितना आ रहा है? a+b 9 आ रहा है। 9 - c बराबर कितना आ रहा है? 6। ठीक, मतलब ए बी मिलके 9 यूनिट पानी दे रहे हैं लेकिन ए बी सी मिलके तीनों मिला के बस 6 यूनिट ही बच रहा है। मतलब सी क्या कर रहा है? सी आपका 3 यूनिट पानी निकाल दे रहा है। इसको आप उधर ले जाकर सॉल्व भी करेंगे तो पता चलेगा। सी जो है, सी क्या आएगा? 3। सी का क्या आ जाएगा? एफिशिएंसी, जो सी का क्षमता आएगा 3। और ये 3 क्या है? 3 है कि मतलब वो हर मिनट 3 यूनिट पानी निकाल रहा है। ठीक, हर मिनट क्या कर रहा है? सी 3 यूनिट पानी निकाल दे रहा है। आपसे पूछा क्या है? सी अकेला कितने मिनट में पूरा टैंक खाली कर देगा? टैंक का कैपेसिटी हम यहाँ देखें कि 60 यूनिट था। कितना था? 60 यूनिट। अच्छा, ये अब हमें पता चल गया कि सी क्या कर रहा है? सी 1 मिनट में 3 यूनिट पानी निकाल दे रहा है। तो 60 यूनिट पानी निकालने में सी को कितना समय लगेगा? 60 को बस 3 से भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा कि 20 मिनट। 20 मिनट का ये जो आएगा आंसर मिनट में आएगा, यहाँ कुछ दिया नहीं है। तो 20 मिनट का समय लगेगा सी को पूरे टैंक को खाली करने में। देखिए क्या क्या हम कर रहे थे। हम यहाँ देखे ए कितना दे रखा था? 1 मिनट में 5 यूनिट पानी दे रहा था। बी दे रहा था 1 मिनट में 4 यूनिट। मतलब ए बी मिला के 1 मिनट में 9 यूनिट दे रखे थे। लेकिन सी भी जुड़ गया, तो सी जुड़ गया तो पानी और घट गया, 9 यूनिट के बजाय 6 यूनिट ही आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि सी इसमें से पानी निकाल दे रहा है, इस वजह से आ रहा है। अब यहाँ पता चल गया कि सी कितना पानी भाई साहब निकाल रहा है। सी 1 मिनट में 3 यूनिट पानी निकाल दे रहा है। टैंक का कैपेसिटी कितना था? 60 यूनिट। 60 यूनिट का कैपेसिटी है। अगर 1 मिनट में कोई 3 लीटर पानी निकाल रहा हो या फिर 3 यूनिट पानी निकाल रहा हो तो कितना समय लगेगा? 20 मिनट का समय लगेगा पूरे टैंक को खाली करने में। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 27, 45, 30 से विभाजित किए जाने पर हर मामले में शेष 5 आता हो? देखिए, पहले तो इसमें क्या निकालना होगा? पहले तो इसमें वो नंबर निकालना होगा जो 27, 45 और 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूर्णतः कट जाए, कोई शेष ना बचे। तो ऐसा नंबर क्या होता है? अगर हम 27, 45 और 30 का लघुत्तम निकाल ले, एलसीएम निकाल ले, तो एलसीएम ही वो नंबर होता है जो 27, 45 और 30 तीनों से कट रहा हो। तो 27, 45 और 30 का जब आप एलसीएम निकालेंगे, 27, 45 और 30, अगर आपको एलसीएम निकालने आता है ठीक है, नहीं तो मैं बता देता हूँ। 3 से निकाल लीजिए, 3 9 27, 3 15 जा 45, 3 दहिया 30। ठीक, एक बार और 3 से निकाल सकते हैं, 3 तिया 9, 3 पचे 15 और यहाँ बच जाएगा 10। अब इसको 5 से कर लीजिए, 3 यहाँ रह जाएगा, 1 और 2। अब इसको कर लीजिए गुणा, 3 तिया 9 पचे 45, दूना 90 तिया 27, 270। 27, 45, 30, इसका लघुत्तम क्या आएगा? 270। 270 लघुत्तम आया, मतलब 270 वो पहली संख्या है। 270 वो पहली संख्या है, या फिर कह सकते हैं 270 वह सबसे छोटी से छोटी संख्या है जो 27, 45 और 30 तीनों से कट रही हो। और कोई भी नंबर आप काट के देखेंगे तो 27, 45, 30 से नहीं कटेगा। ऐसा हो सकता है 27 से कट रहा हो, 45 से कट रहा हो, 30 से ना कट रहा हो, 30 से कट रहा हो, 45 से कट रहा हो, 27 से ना कट रहा हो। लेकिन जो 270 आएगा, 270, ये आपका 27, 45 और 30 तीनों से काटेंगे, तीनों से कट जाएगा, बिल्कुल कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो ये तो वो नंबर आ गया जो तीनों से पूर्णतः कट रहा है, 27, 45, 30 से पूर्णतः कट रहा है। लेकिन इसमें क्या पूछा है? इसमें कहा है कि वह संख्या बताएं जो विभाजित किए जाने पे 5 शेष बचे। अब मान लीजिए हमको वो नंबर पता चल गया जो पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है। अब इसमें 5 शेष भी बचाना है, तो शेष बचाना है तो क्या करना है? बस इसमें 5 जोड़ दीजिए। इसमें 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 275। ठीक, 275 हो जाएगा। हमें पता है 270 पूरा कट जाएगा, तो 5 तीनों ही 27, 45 और 30 तीनों बार डिवाइड करेंगे तो 5 इसमें शेष बच जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 275। कुछ नहीं करना था, एलसीएम निकालना था, एलसीएम निकाल के 5 प्लस कर देना था। बिल्कुल इजी सवाल था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? बॉड मास पे सवाल है।
बॉड मास पे सवाल, एक सवाल फिक्स होता है। अगर आप जीडी का पेपर दे रहे हैं, ग्रुप डी का दे रहे हैं, तो एक सवाल फिक्स है, बॉड मास का सवाल आता ही है। छोटा भी हो सकता है बहुत बड़ा भी सवाल हो। ये तो सवाल छोटा ही है, बहुत बड़ा नहीं है। लेकिन अगर आप छोटा करना जानते हैं तो आप बड़ा भी कर लेंगे। नियम सेम है, बॉड मास, BOD MAS, या फिर आप कह सकते हैं हिंदी में एक कहते हैं, का को पहले काटिए, ता पीछे दो भाग, गुणा करो धन जोड़ दो, ऋण को लोभ घटाओ। ठीक। बॉड मास, तो बॉड मास में क्या करते हैं, बॉड मास में आपको अगर पता है तो BODMAS, ये होता है आपका ब्रैकेट। ब्रैकेट खोल दीजिए, जो भी ब्रैकेट है। ऑफ, ऑफ का मतलब हिंदी में आप समझेंगे क्या होता है। डिवाइड कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। इसी ऑर्डर में आपको करना होता है। अगर आप ऐसे करते हैं तो बिल्कुल आपका आंसर सही होगा। उल्टा सीधा करेंगे, आप चाहेंगे कि पहले डिवाइड कर दे फिर से गुणा कर दे, तब आपका आंसर गलत हो जाएगा। चलिए हम इसी तरीका को यूज करके सॉल्व करते हैं इसको। देखिए सबसे पहले क्या करना था, ब्रैकेट खोलना था। तो आगे की चीजें आप बिल्कुल डिक्टो उतार दीजिए। 30 डिवाइडेड बाई 6 गुणे 5। ठीक। का है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें ब्रैकेट के अंदर क्या करना है, 2 + 3। 2 + 3 कितना होता है, 5। ठीक है, फिर से है 12। 3 × 2, 3 × 2 कितना होता है, 3 × 2 = 6। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए 30 डिवाइडेड बाई 6 × 5। का मतलब क्या होता है, का मतलब गुणा ही होता है, लेकिन इसको इस वाले गुणे और इस डिवाइड से पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट भी यहाँ खोलना है, तो 5 × 5 हो जाएगा। तो 5 × 5 कितना हो जाएगा, 5 × 5 हो जाएगा आपका यहाँ पे 25। 5 × 5, ये गुणा हो रहा है आपस में। ठीक, का मतलब भी गुणा होता है, तो ये हो जाएगा 25 माइनस ये है 12। 12 ब्रैकेट खोलिए, 12 खोलेंगे तो ये इसके साथ गुणा में है। अगर ऐसे दे रखा है इसका मतलब है यहाँ पे ये गुणा होगा। ठीक, तो 12 × 6, 12 × 6 कितना हो जाएगा, 12 × 6 हो जाएगा आपका 72। ठीक। अब क्या करना होता है, अब हमको करना होता है भाग, डिवाइड। डिवाइड करेंगे, 30 को 6 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, 5 × 25 - 72। भाग के बाद क्या करना होता है, भाग के बाद करना होता है हमको गुणा। गुणा कर लेंगे, 25 × 5 कितना हो जाएगा, 125। 125 - 72। इसके बाद प्लस है तो प्लस कर दीजिए, नहीं है तो माइनस कर दीजिए। प्लस है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। 125 में से जब 72 माइनस करेंगे तो हमारा बच जाएगा 53। और 53 ही हमारा आंसर होगा। बिल्कुल सिंपल था, कुछ नहीं था। बॉड मास को यूज करना था, BODMAS। ब्रैकेट करिए, ओपन करिए, ब्रैकेट ओपन करिए, ऑफ करिए, ऑफ मतलब का करिए, डिवाइड मल्टीप्लाई, डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस, फिर से माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए ये थे हमारे 10 सवाल। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। और आगे भी और भी मैं वीडियो लाता रहूँगा, आप बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए नमस्कार।